सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने लाहौर में नया शहर बसाने की जिम्मेदारी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन का नाम लिए बगैर तनकीद बहुत ज़्यादा की। 2 साल बहुत मुश्किल गुजारे, NRO वाले हर जगह इकट्ठे हो जाते थे, ये उनका कहना था। और साथ ही ये कि NRO 2 तो फिर मसला कश्मीर पर साथ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि उन्होंने अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि उन्होंने सारी कश्तियां जला दी हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पीछे मुड़कर तो इन्हें देखना ही पड़ेगा। जहां उनके सियासी वसीम अकरम प्लस पर शराब परमिट मामले में करप्शन का इल्ज़ाम लगा है और इस बार नैब ने भी इन्हें तलब कर लिया है। ये अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब लाहौर आते हैं पंजाब में तब्दीली की खबरें गर्म हो जाती हैं, लेकिन वो हमेशा उस्मान बुज़दार का कंधा थपथपा कर और ब्यूरोक्रेसी में चंद तबादले करके वापस चले जाते हैं। उस्मान बुज़दार की नैब में तलबी के बाद देखना यह है कि वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार से पूछगछ करते हैं या फिर उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म से शिकायत कि ये उनके खिलाफ क्या हो रहा है। इंतज़ार इस बात का भी है कि क्या इस बार भी ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पिछाड़ होगी या नहीं। लाहौर का महाज तो वज़ीर आज़म ने संभाल रखा है। कराची के लिए उन्होंने इस बार NDMA को मैदान में उतारा है, जिसने चंद दिन में कराची के बड़े नालों को साफ करके सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है कि वो दिहाइयों से इन नालों को क्लियर क्यों नहीं कर सकी। अहम सवाल यह भी है कि क्या कराची के नालों की सफाई अब NDMA के फ़राइज़ में शामिल हो गई है या फिर ये जो मुश्किल मिशन है इसके मुकम्मल करके वो वापस चले जाएंगे। सिंध हुकूमत कराची के मसाइल का जिम्मेदार विफाक को करार देती है, लेकिन खुद शहरी हुकूमत को इख्तियारात और वसाइल देने के लिए तैयार नहीं। फिर कराची के मसले कैसे हल होंगे। मेरे साथ बाबर डोगर साहब हैं और कुछ ही देर में इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे वसीम अख्तर साहब, मेयर कराची। उनसे भी इस बारे में बात करेंगे कि उनका विजन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। क्या NDMA के सुपुर्द वो भी समझते हैं कि कर देना चाहिए कराची को, क्योंकि अहम जो कारोबारी शख्सियात हैं बाबर डोगर साहब, ये अहम कारोबारी शख्सियात तो ये कह चुकी हैं कि जी आप फौज के हवाले कर दें शहर 5 साल के लिए, तो ये मसाइल हल होंगे, क्योंकि वो तंग आ गए हैं दिहाइयों से। वो देख रहे हैं कि ये तो कोई मसला हल नहीं कर पाते। समझा ये तजर्बा करने में वैसे कोई हर्ज नहीं है। पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो तो नाकाम हो चुकी हैं। कराची पे पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, पे पार्टी 10 साल से कराची में उनकी हुकूमत है, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। MKM को मेयरशिप मिली, उसके बाद आप देख रहे कराची के क्या हालात हैं। PTI जो है वो एक मैंडेट लेके आई थी, 2 साल PTI को गुजर चुके हैं। अभी तक कराची में जो एक कराची पैकेज आना था वो तो क्या आना, वहाँ पर अब नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। तो पॉलिटिकल फोर्सेस ये लग रहा है कि, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हर कोई ये कहता है कि जब तक सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होके नहीं बैठेंगे, जब तक PTI, पीपल्स पार्टी और MKM की लीडरशिप इकट्ठे होके नहीं बैठेगी, कराची के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। अब इनको कौन इकट्ठा बिठाएगा? ये तो पहले ही एक दूसरे पे जो तलवारें हैं वो उन्होंने सोंती हुई हैं और एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लेके निकले हुए हैं। आप देख लें कि हर इशू पे सियासत हो रही है, चाहे कराची का कूड़ा हो, चाहे कराची की टूटी हुई सड़कें हो, चाहे कि इलेक्ट्रिक हो, चाहे कोरोना हो, हर इशू पर सियासत हो रही है। जब भी कोई मौका आता है पॉलिटिकल पार्टीज आमने सामने आ जाती हैं, बजाय इसके कि मिलकर बैठकर कराची के मसाइल को हल करें। तो नहीं लग रहा मुझे कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी इकट्ठी बैठेंगी। ये जो बात आ रही है फौज के हवाले को दिया है, तो ये FW भी साथ है, FW को भी साथ मिलाया है। आपने जिस तरह बात की, आटा आप स्कैंडल देखें, चीनी स्कैंडल देखें, वाकई ये मसला है कि वो इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है, होता कुछ नहीं ऑन ग्राउंड। इस दफ़ा बारिश जब हुई है अभी, तो वो वाले हालात नहीं थे जो चंद दिन पहले थे। यानी NDMA ने, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो किया है। अब बहुत से लोग कह देंगे कि जी बारिश भी इस दफ़ा हल्की हुई है, कम बारिश हुई है, कम पानी आया। सिर्फ उसकी सफाई की है नालों की, और अभी तो वो 2-4 दिन तो हुए हैं उनको आए। लेकिन मसला ये कि आज भी आप देखिए कराची सारा डूब गया, गाड़ियाँ डूब गई, दरख्त गिर गए, दरख्त गाड़ियों के ऊपर गिरे हैं, बिजली की तारें गिर गई, वो तारें लगने से फिर लोग बेचारे जान बहक हुए हैं। और उसके बाद आप सारी चीज़ें देखिए, लोग बेचारे जो हैं वो हलाक हो रहे हैं, गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, लोगों के घरों के अंदर गंदा नाले का पानी जो है वो दाखिल हो रहा है।
तो ये सारी चीज़ें अब मुझे नहीं लग रहा कि जिनके पास मैंडेट है, जिन्होंने अपने अपने मंशूर का हिस्सा बनाया था, जिन्होंने कराची का नारा लगाया था, वो उनके बस की बात नहीं है। और जो लोग ये कब्जा करवा कर नालों पर जो भी नकासी आपके लिए इंतजामात थे वहाँ पर कब्जे करवा कर ज़मीनें बेच कर निकल गए, पार्क्स ख़त्म हो गए, कराची का तो बहुत बुरा हाल हुआ। उनको कुछ नहीं, अब यही होगा जी, बिल्डिंग्स उनकी गरीबों की खाली कराएं, वो गिरेंगी, मजबूरी है, क्या करें, वरना तो सारा शहर डूबेगा। तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। लेकिन जो पिछली हुकूमतों में जितनी जमातें रही हैं, तो अब इल्ज़ाम तो तहरीक इंसाफ के लोगों पे भी लगता है कि जी ये भी ये रियल एस्टेट माफिया में इनके लोग भी हैं, तो वो सब हैं। लेकिन ये जो फौज वाली बात है, अब ये किसी आम आदमी ने की, साबिक पाकिस्तान जो फेडरेशन है तिजारत की, उसके सदर ने की है, दीगर लोग इस तरह की बात करें, लेकिन ये फौज पर बोझ होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा आगे इमरान खान साहब जाएंगे। उसामा साहब, पोलिटिकल फोर्सेस जो हैं, जो सियासी कुव्वतें हैं कराची में, वो लोग जो इलेक्शन जीतते रहे हैं, ये जिनकी सिंध में हुकूमत रही है, वो भी तो अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज कर बैठे हैं, ख़राब कर बैठे हैं। ये तो कोई हल नहीं है ना, इस तरह तो आइन के खिलाफ जो कहें जी, फिर फौज टेक ओवर कर ले, फिर इसका मतलब कू लगा दें। अगर मुल्क में जमहूरियत सही तरह काम नहीं कर रही, लोग काम नहीं हो रहे, कू की तो बात कराची के लिए तो कोई होगा। मसला ये है कि मेयर कराची MQM, उसके बाद वहाँ से जो MNs और MPs इलेक्ट हुए हैं वो PTI, एक के पास मुकामी गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, दूसरे के पास वफाकी गवर्नमेंट है। पीपल पार्टी जो है वो सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन कराची में उनकी नुमाइंदगी नहीं है। जब कराची में उनकी नुमाइंदगी नहीं है तो वो कराची में इन्वेस्टमेंट करना चाहते ही नहीं है, वो कराची को बेहतर करना चाहते ही नहीं है। और जिनको कराची ने मैंडेट दी है, मेयर साहब ये कहते हैं कि मेरे पास अख्तियार कोई नहीं है। जो PTI है वो ये कहती है कि जनाब कराची की सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है, हम उस पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। तो मसला ये है कि ये जो इतनी उलझी हुई गुत्थी है, इसको सुलझाया कैसे जाए। सर जितना यहाँ तो फिर ये है सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी बैठ जाए और आपस में इत्तेफाकी राय से एक लाहे अमल तैयार करें कि कराची को बेहतर किस तरह करना, साफ किस तरह से करना। वो चीज उसामा साहब नहीं नजर आ रही। कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे को क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। हर फंड मांग रहे हैं, सब फंड मांग रहे हैं और सब फंड पर नजर है। जो अभी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आया था, उसका क्या हुआ? उससे कितना कचरा साफ हो गया? ये रोज का कोई ऐसा मैकेनिज्म क्या था कि रोज कचरा उठाया जाए, उसको काबिल इस्तेमाल दोबारा जो चीजें बनाई जा सकती हैं उसमें से वो होता है। पूरी दुनिया में है, रिसाइकलिंग होती है, यहाँ तो बिजली बन रही है, गैस बनाई जाती है, उसको काबिल इस्तेमाल, और उससे बहुत कुछ किया जाता है, उसको कई मटीरियल्स में इस्तेमाल किया जाता है। मुझे एक बात बताएं, जब अचानक गर्मी ज़्यादा आती है कराची में तो उस वक्त ये इलेक्ट्रिक पे सवालियाँ उंगलियाँ उठनी शुरू हो जाती हैं। सर अब फिर लोग बरसात आती है, फिर मरे हैं लोग। सब बरसात आती है तो उस वक्त ये जब पानी इकट्ठा होता है उस वक्त ये बरसात का शोर मच जाता है। पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की जाती? पहले से आपस में क्यों नहीं मिलकर बैठते? क्या कराची में ऐसी कोई मीटिंग हुई है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होकर बैठे हों, कोई जामा किस्म की प्लानिंग की हो? पीपल्स पार्टी के MPs, वजीर जो सड़कों पर थे, आप उनको कोई क्रेडिट नहीं देंगे। सईद गनी को मैंने खुद देखा, उनके विजुअल्स चल सर, जिस दिन बारिश हुई समा साहब, उस दिन आप सड़क पे आके आपने तस्वीरें बनाई और घर चले गए, इसका क्या फायदा है? हाँ, असल इशू ये है कि पहले से प्लानिंग की जाए, एक जामिया किस्म की मनसूबाबंदी की जाए। आप देखें, ये सोशल मीडिया पर आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हामी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ से दिखाया जाता है जी मुंबई में देखें क्या हो गया, वहां पर भारत में इतना ज्यादा सैलाब आ गया, वो तबाह हो गया। इसका इल्जाम भी पीपल्स पार्टी को दे दो जी, वो कुछ नहीं कर रहे कि जी लाहौर में भी तो बारिश होती है, पंजाब के दीगर इलाकों में होती है, पेशावर का तस्वीरें दिखाई जाती हैं। ये हालात नहीं होते वहां पर सर, 4-4 फुट पानी जो है वो कई दिन नहीं खड़ा रहता। बारिश होती है, निकासी अब होती है, पानी ड्रेन हो जाता है जी। वो जो अब मुझे एक बात है, लाहौर में आपको कहाँ पर इतना पानी इकट्ठा हुआ नजर आया? कहाँ पर गाड़ियाँ डूबी हुई नजर आई हैं? पेशावर में कहाँ नजर आई हैं? कोयटा में कहाँ नजर आई हैं? जहाँ नजर आएंगी आप उसी की बात करेंगे। अच्छा असद खरल साहब, वैसे लाहौर में एक बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा शुरू हुआ है जो ड्रेनेज का है कि पानी को ड्रेन करके उसको ज़ख़ीरा किया जाए। ये लॉरेंस गार्डन में उसको ज़ख़ीरा करके और फिर यह है कि बाद में सारा साल उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कोई 14 लाख गैलन का वो है और अब इसको बाकी बड़े शहरों में फैलाने का भी कह दिया गया है। तो लेकिन कराची के लिए पता नहीं कितना काबिल अमल होगा। इस तरह के मनसूबे होने चाहिए, दोबारा पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है उस पानी को। देखिए हालात ये हैं कि कराची जहाँ के अतराफ़ में चारों तरफ समुंदर से घिरा हुआ है, वहाँ लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। टैंकर माफिया वहाँ पे छाया हुआ है, वहाँ पे लोगों को आप पानी नहीं दे सकते।
आप लाहौर की बात कर रहे हैं, हम बारिश के पानी को स्टोरेज करें, हम क्या समुद्र के पानी को साफ करके शहरियों को फराहम नहीं कर सकते? वहाँ पर जितनी बारिश होती है, आप जो नालों की बात करते हैं, देखिए दुनिया तो कचरे से जिस तरीके से एनर्जी बना रही है, जितना कचरा कुंडी कराची के अंदर है, मेरा ख्याल है उससे अगर हम एनर्जी बनाना शुरू कर दें तो उससे ना सिर्फ अरबों रुपए में मिलेगी, किसी कंपनी जो इंटरनेशनल है उसको अगर उसकी सर्विसेज हायर करें, किकबैक कमीशन ना और भी सर बड़ा कुछ उसको हायर करें तो वो कचरा कूड़ा उठाएगी भी प्लास्टिक और उससे बिजली भी बनाएगी। दूसरी तरीके इस तरह से पानी जो है उसको अगर जेर इस्तेमाल हम लाएंगे, बारिशी पानी हो जिस तरीके से। बाकी जो बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, आप एनडीएम में जब बात की गई, वज़ीर आज़म साहब के जनाब आप पहुंचे, जो ही एनडीएम में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट लोग जो वहाँ पहुंचे हैं, आप फौज का इदारा उसको कह दिया जाए तो उसमें लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के जरूर सर्विंग जनरल होते हैं, लेकिन उसमें सारे फौजी नहीं होते, बहुत सारे सिविलियन लोग होते हैं। अच्छा, सिविलियन इदारा है। मामला ये है कि उस इदारे की वहाँ सिर्फ इतनी खबर आने से और उनके पहुँचने से सारे इदारे एक्टिव हो गए। सिंध हुकूमत ने कहा जी हम वेलकम करते हैं। उसके बाद मेयर जो है उन्होंने भी कहा, सिंध खुद जाकर देखते रहे हैं जगहों पर। मामला ये है कि इसका मतलब है कि आप पहले आप ये काम नहीं कर सकते। फिर उनको जब उन्होंने कहा कि नाले हम पूरे साफ करते हैं, कहते नहीं नहीं आप गुजर जो है ना वो नाला जो है कौन सा वाला, वो सबसे जो बड़ा है जो सारे नालों का, वो कहते हैं 35 का मेरा ख्याल है वज़ीर बल्दियात ने। अब मामला ये है वो 35 नाले एक तरफ और गुजर जो नाला है ना 35 का है कि जी हमारे पास हमने करने से वो 35 जो है उसकी अशर भी नहीं है, वो नालियां छोटी छोटी उसके मुकाबले में। वो एक जो देहो हैकल नाला है ना जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बार बार ये आपको पता है रिमार्क्स भी दे चुके हैं, बुलाया भी उन्होंने मेयर कराची को, उन्होंने वज़ीर आला को तलबी की बात की, उनका ये कराची और सिंध का कौन वाली वारिस है, ये नालों की सफाई। उसके बाद आपने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान देखा, बड़े बड़े जनाब ट्वीट आए, अली ज़ादी साहब मैदान में आ गए, उधर से आपने फंड कौन देगा, जो रिसाइकलिंग है उसके लिए फंड कौन देगा, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसकी बेहतरी के लिए फंड कौन देगा, आप पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने की बात करते हैं, फंड की जरूरत नहीं है, कौन देगा, कंपनियां अरबों रुपया चाहिए, सिंध हुकूमत कहती है हमारे पास है नहीं, वो एनएफसी अवार्ड पर कहते हैं कि हमारे मिलों को देने के लिए आपने उसामा साहब अपने फ्रंट मैन जो अनवर मजीद और एंड कंपनी है जो आपकी बेसिकली मिले हैं, जो नेशनल बैंक को फोर्सली डिफॉल्ट करके मिलों को कब्जे किए, उनको सब्सिडी देने के लिए तो आपको अरबों में जाली अकाउंट से पैसा सिंध बैंक को लूटने के लिए तो आपके पास है, फेक अकाउंट्स के अंदर पापड़ और फलूदे वाले के कार्डों के जरिए अकाउंट खोल के वहां पैसे डालने के लिए तो आपके पास पैसे हैं। लेकिन कराची का अवाम जो आपको टैक्स देता है, वो कराची के अवाम जिनकी जमीनों पे बिलावल उसके अतराफ में आपने गैंगस्टर को हायर करके आपने सारी जमीनें होने पौने खरीदी, उस कराची को जो अरबों रुपए का आपको टैक्स देता है उसके लिए आप कहते हैं पैसे नहीं है। आप देखें नवाब शाह में कितने 100 अरब लगा लिया आपने, सुप्रीम कोर्ट इस पर मार्च दे चुकी है। शक्कर के अंदर कहते हैं ना 10 अरब डॉलर का कहते हैं कि जी कराची को पूरा अगर रिवैम्प करना है, बहुत अच्छा करना है हर लिहाज से, यानी इसमें ट्रांसपोर्ट का भी, पानी का भी, सीवरेज का भी, ये सब मंसूबे, और फिर दुनिया में एक मिसाल बनाना है आपने जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड हैं दुनिया में बड़े शहरों के, तो 10 अरब डॉलर की ज़रूरत है। बाबर साहब ये जो तजवीज़ आ जाती है, मैं नहीं कहता कि फ़ौज के हवाले करें, मगर क्या ये वजह यह है कि लोगों ने दिहाइयों में जो किश्तो खून देखा, कत्लो गारत जो देखी, एक दिन में 100 बंदा मरा है, एक दिन में। रमज़ान मुबारक के महीनों में इस तरह लोग मर रहे थे कि जैसे पता नहीं कोई गाजर मूली काट रहा है। और फिर फ़ौज ने लीड किया, ऑपरेशन हुआ, रेंजर्स में शामिल थी। आज आप देख लें बड़े जो शहर हैं दुनिया के, उनमें पुरअमन तरीन शहरों में, बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, कराची अब आता है, उसकी बहुत बेहतर होगी, क्राइम रेट बहुत नीचे गया है पिछले 4 सालों में अगर हम देखें, वरना ऐसे लगता था कराची तबाह हो गया, यहाँ से इंडस्ट्री चली गई, बांग्लादेश चली गई, लोग सिंगापुर चले गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, इतना बुरा हाल था कि हफ्ते में मेरा 3-4 दिन तो हड़ताल आम बात थी, इतना बुरा हाल था। तो वो अगर उन्होंने ठीक कर दिया तो अब ये तो मेरा ख्याल है उसकी मिसाल देखकर लोग कहेंगे जी पानी का भी मसला हल कर देगी फौज। बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर आज कराची का कंपैरिजन किया जाए आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले वाले कराची के साथ, तो वो भत्ताखोरी, भत्ता माफिया, लियारी गैंग वार और जितना वहाँ पर खून था, जितना वहाँ पर ब्लड शेड था कि रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर गैंग्स की लड़ाई होती थी, बेतहाशा लोग बेचारे थे वो मारे जाते थे, वहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी दुकानों से, फैक्ट्रियों से, मिलों से भत्ता इकट्ठा किया जाता था। अगर लॉ एंड ऑर्डर का कंपैरिजन किया जाए तो आज देखिए चाइना कटिंग, कराची के अंदर कब्जा, आज आप देखें सिविलियन सेटअप में होता, आज देखिए सर, इसको रोका किसने? वो रेंजर्स ने और फौज ने। जब वहाँ पे रेंजर्स आई, जब रेंजर्स आई तो आज देख ले कराची एक पुरअमन शहर है।
तो मैं तो फिर आपसे पहले भी ये कह चुका हूं, मैं फिर ये कह रहा हूं, ये क्यों भूल रहे हैं? अगर वो नून लीग की गवर्नमेंट थी, नून लीग की हुकूमत थी जब ये हुआ, जो भी एक्शन ये हुआ, उसमें फिर वज़ीर आला सिंध भी शामिल थे, उसमें सब वफाकी हुकूमत नून लीग की वो शामिल थी। चाहते हुए नहीं, ये किस तरह सब खुश थे उस वक्त? मैं साहब एक मिनट, मैं खरल साहब से एग्री करता हूं कि ना चाहते हुए भी अल्टीमेटली सारी पॉलिटिकल फोर्सेज जो थी इकट्ठी हुई हैं। चले अब ना चाहते हुए फिर करने। अब मैं यही चाह रहा हूं कि अब भी अगर एनडीएमए जो है उसको अगर कराची के हवाले किया फेडरल गवर्नमेंट ने, तो सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसको बैक करें। असल इशू ये है कि कराची के हालात बेहतर करने हैं, कराची को साफ़ सुथरा शहर बनाना है। हमने कराची को दहशतगर्दी का शिकार एक शहर था, उसको पुरअमन शहर बनाया है कराची, इसमें कोई शक नहीं। उसके पास इतनी क्रेन्स हैं, उसके पास इतना मैकेनिज्म है, ये जो हजारों लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, बल्दियात में जो लोग हजारों तनख्वाहें ले रहे हैं वो करोड़ों रुपए की। अब वसीम अख्तर साहब कहते हैं जी जितना बजट मिलता है वो तो तनख्वाहों के लिए भी मुश्किल पूरा होता है, तो एनडीएमए को फिर क्या पैसे जाएंगे? फिर लोग कहेंगे जी देखें जी ये पैसे एनडीएमए को दिए जा रहे हैं, हमें नहीं दिया जा रहा। मेरा सर मैं कोई रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं सर? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट उन्होंने कराची पैकेज अनाउंस किया होगा, शायद 200 अरब रुपये है। अब मसला ये है कि वो मैं यार सुन लूँ, वो सियासत की नज़र हो रहा है, सियासत की नज़र इस तरह से हो रहा है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है सिंध में वो है पीओ पार्टी की। पीओ पार्टी कहती है एग्जीक्यूशन अथॉरिटी जो है वो पीओ पार्टी के पास है कि अगर बड़ा बजट इस्तेमाल होता है तो पार्टी के ज़रिए जाएगा। पीटीआई किसी सूरत में वो पैसा पीओ पार्टी को नहीं देना चाह रही और डायरेक्ट वो खर्च कर नहीं सकती। ये सारे बड़े इश्यूज़ हैं। अगर आप एनडीएमए को सामने लेके आएँ, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस उसकी बैक पे आएँ, यही पैकेज उसके हवाले किया जाए, कुछ और सोर्सेज अपने तौर पे जनरेट करें और कराची के लिए, कराची को इस गंदगी से, इस कचरे से साफ़ करे, कराची के लोगों को साफ़ पानी मुहैया करे। अगर एनडीएमए की कैपेसिटी मेरा ख्याल है, मैं जो मैंने उसके बारे में जाना है, उनकी कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, उनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं, उनके कॉन्टैक्ट यूएनडीपी के साथ भी हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ भी हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी हैं, उनके दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ भी हैं। वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी वो एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, बाहर बड़े बड़े अदारों के साथ एग्रीमेंट्स कर सकते हैं और वो उनकी कैपेसिटी भी है, कैपेसिटी है कि वो कराची को साफ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इशू ये है कि उनको पॉलिटिकल बैकिंग दी जाए, उनको मैंडेट दिया जाए कि आपने, आपके रिसोर्सेज आपके पास हैं, आप इसके। आप देख लें स्क्रीन पर हमारी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ जो चल रही है कराची के हवाले से चल रही है, बिजली गायब है। वसीम अख्तर साहब, अभी जो हमारी ब्रेकिंग चल रही है, सरजाइन टाउन में बच्चा डूब के जाँ बाक हो गया है, बिजली कराची में है नहीं है इस वक्त जो हो रहा है। 2 रोज के दौरान बारिश में 5 अफराद जाँ बाक हो गए हैं। कौन जिम्मेदार है इस सबका? जी मेरा ख्याल है सिग्नल्स का इशू है, क्योंकि बारिश अभी भी शायद हो रही है वहाँ पर, तो कोई प्रॉपर तरीके से शायद उनको वसीम अख्तर साहब को आवाज़ नहीं जा रही। लेकिन ये हाल है असद खरल साहब कि आप देखें कि अभी भी बारिश हो रही है तो बिजली गायब। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने, आप स्क्रीन पर देख लें। बच्चा डूब कर जाँ भाग, क्या करें? माएँ अपने बच्चों को घरों में बंद कर दें जब हल्की सी भी कराची में बारिश हो कि बाहर नहीं जाना। और अब ये खतरा है, बिजली भी एक खतरा बन गई है, सहूलत नहीं है, इससे जान जाएगी। अभी बिलावल हाउस की बिजली काट दें या वहाँ चली जाए, बिलावल हाउस की बिजली चली जाए, काट दें, वहाँ पे गंदे नालों का पानी दाखिल हो जाए, पहली बात तो हो नहीं सकता, उनके मुखालिफिन चले जाएंगे, पहली बात तो वहाँ पे दाखिल हो नहीं सकता क्योंकि बड़ी बड़ी वसीलें बनी होंगी। आपने तो अतराफ में घर भी सारे घेर के उस जबरदस्ती कब्जे कर लिए, उसके बाद वहाँ बिजली जा नहीं सकती क्योंकि यकीनन अनट्रिप्टेड होगी, जनरेटर भी इंतजाम होगा, सरकारी खर्चे थे। अगर यहाँ पे वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब कहीं की 5-5 कैंप वसीम अख्तर साहब, ये जो कराची के इस वक्त हालात हैं, लोग जाँ भाग हो रहे हैं, पानी खड़ा हो जाता है, जाता नहीं है, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि आप कहते हैं आपको फंड नहीं मिलते। मैं दोबारा अर्ज करता हूँ, कराची में जो इस वक्त हालात हैं, कौन जिम्मेदार है? किससे लोग पूछे, किसका गिरबान पकड़े? नहीं, शायद नहीं जा रही आवाज। लेकिन उसामा साहब, मैं एक चीज देखें कि कराची से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, कराची से गवर्नर सिंध हैं, कराची से सारे फेडरल मिनिस्टर हैं।
अब फेडरल मिनिस्टर भी कराची से हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी कराची से हो, गवर्नर भी कराची से हो, फेडरल गवर्नमेंट उनकी हो, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम वो मिनिस्टर जो है वो है कराची से मैंडेट लेके आया हो, उन्हें इस वादे पे वोट लिए हो कि वो कराची की हालत बदलेगा। मैं पीपल पार्टी को अभी आप एक साइड पे कर दें तो फिर प्रेसिडेंट कहाँ पर है? मेरा तो सवाल ये है, उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। मेरा तो ओदा ही इस किस्म का है, उनकी गवर्नमेंट है, उनका ताल्लुक पीपल पार्टी से पीटीआई से नहीं है, वो पीटीआई से नहीं है, गवर्नर पीटीआई से नहीं है, उन दोनों का ताल्लुक पीटीआई से है। उन दोनों को सामने आना चाहिए, दोनों को एफर्ट करनी चाहिए, फेडरल मिनिस्टर्स को एफर्ट करनी चाहिए। कुछ तो पीटीआई करे, कोई स्टेप्स तो ले, लोगों को पता तो चले कि पीटीआई सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ रही है, ये सिंसियरली कुछ करना चाह रही है। कैंप तो लगा दिया है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा के इलेक्ट्रिक के सामने कैंप लगा दिया, या वो भी अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। मसला ये कि हमें अपोजिशन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। कराची को एक साफ सुथरा शहर बनाना है, ये ब्रेक के बाद इस वादे की तकमील चाहिए। ब्रेक के बाद पंजाब का रुख करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान लाहौर में बुज़दार साहब से मुलाकातें, क्या बनने जा रहा है, क्या इस दफ़ा ब्यूरोक्रेसी में फिर कोई हलचल मचेगी? बाबर साहब से, खनल साहब से जानेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। और जनाब आखिरकार वसीम अख्तर साहब से हमारा रब्ता हो गया है, मुसलसल कोशिश कर रहे थे। वसीम अख्तर साहब, हमने तो बड़ी बात याद घंटा शो में शुरू में यही कराची के मसाइल पर, कासिम तेली साहब भी ये कह चुके हैं कि फौज के हवाले कर दें 5 साल के लिए कराची, और कोई हल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी तो आता है, ये हम सबको पता लग गया, समझ आ गई, वहां से फिर जाता क्यों नहीं है ये अब कुछ समझ नहीं आ रही अभी तक। जब इस्लामाबाद बन गया माशाल्लाह, उसके बाद फिर किसी ने कराची को मुड़ के देखा नहीं। जब कैपिटल कराची था उसके बाद कराची से टैक्स तो सारे लेते रहे, हर हुकूमत टैक्स लेती रही, इस्लामाबाद का बजट बनाता रहा कराची, सिंध का भी बजट बनाता रहा, मगर मुड़ के कराची को किसी ने नहीं देखा। और जो हुकूमतें हुकूमत करती रही बशमूल हमारी हुकूमत, उसने भी वो इक़दाम नहीं किए जो वो करने चाहिए थे। लैक किया सबने, इसलिए पानी जाता नहीं है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पानी से रिलेटेड जो नेटवर्क बिछता है जमीन के नीचे, और जो सिवेज से रिलेटेड जो अंग्रेज ने डाला था, और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है जो अंग्रेज ने डाला था, हमने उसको मेंटेन नहीं किया, उस पर कब्जे किए, उस पर पेट्रोल पंप बनाए, उस पर बिल्डिंगें बनाई, उस पर इमाम बारगाहें, उस पर मस्जिदें, मदरसे बना दिए, और ये सब ने मिलकर किया है। किसी एक के ऊपर फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में आज एक अपॉर्चुनिटी मिली है कराची को कि अगर एनडीएमए ने एक वार्निंग दी थी कुछ एहतियात। जी चलिए, मुझे लगता है फिर से जून 2018 तक केएमसी ने नाले साफ कर दिए थे, उसके बाद नहीं कर सकी, ना हमारे पास फाइनेंसेस थे। तो उसके बाद फिर एक बारिश तेज आई तो आपने देखा लोग पानी में फंसे हुए थे। पीएम साहब ने नोटिस ले लिया और एनडीएमए को भेज दिया, और एफडब्ल्यू को भी जिम्मेदारी दे दी कि नाले जो हैं 38 जो केएमसी का डोमेन है, जो केएमसी की जिम्मेदारी है, जो कि वो नहीं कर सकती साहब। 4 साल मैं मेयर रहा, मुझे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पहली दफा केएमसी को 50 करोड़ रुपए दिए 4 सालों में, वो हमने सही यूटिलाइज किए, मगर उसके बाद यहाँ 4 हफ्ते में नाले वैसे ही हो जाते हैं। आज भी जो काम हो रहा है ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन ये भी नहीं है। अच्छा, तो वसीम भाई यहाँ पर दावेदार तो बहुत ज्यादा हैं। फारूक साहब कहते हैं कि जब मैं मेयर था तो मैंने ये कर दिया। पाक सर जमीन के सैयद मुस्तफ़ा साहब कहते हैं कि जी मैं मेयर था तो मैंने कराची को जन्नत बना दिया। जमात इस्लामी अपने दावे करती है, तो क्या इशू है कि वो सारे कहते हैं कि हमने तो कराची को बेहतरीन कर दिया, आप कहते हैं कि मेरे पास अख्तियारात नहीं है। तो असल इशू क्या है कि उनके क्लेम और आपके क्लेम में डिफरेंस क्या है? देखिए, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं कि सबने जो क्लेम कर रहे हैं उनको छोड़े रहने दें, वो टाइम निकल गया। अगर सबने कुछ किया होता तो कराची में ये इश्यूज नहीं होते, नाले साफ करने के लिए पूरा पाकिस्तान नहीं आया हुआ होता। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हालात अच्छे नहीं हैं, कोई इंटरवीन करे। तो 38 नाले हैं सिर्फ कराची के, कुछ भी मसला नहीं है ये।
इससे बड़े बड़े मसाइल बाकी हैं कराची के, पानी नहीं है, सीवेज नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो उसको छोड़ दें। हम जो क्लेम कर रहे हैं आगे चलते हैं। अगर क्लेम करने वाले ने कुछ किया होता, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन के नीचे बन गया होता तो नाले उबल नहीं रहे होते। सीवरेज है ही नहीं हमारे यहाँ, बारिश का पानी जाए तो जाए कहाँ, सीवरेज सारा नालों में डालते हैं हम। कचरा सारा 16,000 टन कचरा जनरेट करता है कराची, 8,000 टन लैंडफिल साइट पे पहुंचता है, 8,000 टन कचरा सड़कों पर फिर रहा होता है और नालों में जाता है। आज मौका मिल गया है कराची की शायद मुकद्दस के नालों पे, जब ये एनडीए में आ गया है तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इस शहर को खुदा का वास्ता है सीरियस ले लो। ये शहर पूरे मुल्क को पाल रहा है, जिन्होंने गलतियां की उनको अब छोड़ दें, आगे चलते हैं। अच्छा, क्या मैकेनिज्म आपकी नजर में क्या है? एनडीएमए को मुस्तकिल तो नहीं हम ये सौंप सकते? अगरचे कासिम तेली साहब का मैंने हवाला दिया, वो कहते हैं 5 साल के लिए दे दे फौज को। सुने, देखिए मैं बात कर लूं जरा सा। एनडीएमए का मतलब है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जी। तो डिजास्टर सिर्फ नालों में नहीं आया कराची में, पानी पीने का नहीं है। टैंकर माफिया घूमती फिरती है, नलों में पानी नहीं आता। बिजली नहीं है, आज भी नहीं है, बिजली का भी माफिया है एक। तो इस माफिया से कराची की जान छुड़वा दें भाई। दहशतगर्दी से जान छुड़वाई थी ना, तो इससे भी छुड़वा दें। सोल्यूशन ये नहीं है, सोल्यूशन मिल के बैठें। कराची अब डिजर्व करता है, इनको टैक्स देता है, सिंध को 95% देता है, बहुत बड़ा टैक्स देता है, मगर अफसोस के इसके लिए कोई नहीं करता कुछ। तो सोल्यूशन फौज का नहीं है, सोल्यूशन ये है कि आर्टिकल 140A आइन का तहफ्फुज हासिल है, उसे मौजूद है आइन के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करा दें। मेरी पिटिशन 140A की पेंडिंग है सिंस 2017 इन सुप्रीम कोर्ट। उसको अगर लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर दें और इख्तियारात सारे बल्दिया के, चाहे कोई भी मेयर हो, उसके मातहत आ जाएं। आज कराची को डिवाइड कर दिया सियासत में, सियासी 5 डिस्ट्रिक्ट बना दिए। लाहौर एक डिस्ट्रिक्ट है, मुल्तान एक डिस्ट्रिक्ट है, इस्लामाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, पेशावर एक डिस्ट्रिक्ट है। कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए, क्योंकि एमक्यूएम को सारा वोट पड़ता है, इसलिए तोड़ने के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट अपने बना लिए, निकाल लिए, चाहे मैनिपुलेट करके उसमें हम हैं। अच्छा वसीम साहब, बिलावल साहब तो फरमाते हैं कि जी सबसे अच्छा बल्दियाती निज़ाम जो है वो सिंध में है। वो कहते हैं दिखा दें मुझे इससे अच्छा कहीं अगर निज़ाम है तो। वो तो ये कहते हैं, आप ये बता दें कौन से इख्तियारात आपके पास नहीं हैं और जितने हैं जो थोड़े बहुत, उसमें आपने क्या कर सके। और इस हवाले से बिलावल ने जो कहा कि जी सबसे अच्छा निजाम तो इसमें एक मिनट सर, आपने आर्टिकल 140A की बात की है, जिसमें वो कहते हैं कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी जो है वो दी जाए। इसमें से आपके पास कौन सी अथॉरिटी नहीं है? मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं है। मैं 2 करोड़ से ऊपर की स्कीम नहीं कर सकता। मुझे अगर किसी को अपने एरिया में, लाइक पार्क है मेरे पास, मुझे रेवेन्यू जनरेट करना है, वहाँ अम्यूजमेंट पार्क बनाना है, तो मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाऊंगा। मैं वो नहीं कर सकता जब तक सिंध गवर्नमेंट से परमिशन ले लूँ। मेरे पास सिर्फ 1 साल के लीज की पावर्स हैं, उसके बाद फाइनेंशियल पावर तो है ही नहीं मेरे पास। मुझे तनख्वाह दी जाती है 13,000 एम्प्लॉइज की, वो तनख्वाह के पैसे मैं तनख्वाह में दे देता हूँ। जो एडीपी दिया जाता है बजट में, उसका आधे से भी कम दिया जाता है। कराची 3 करोड़ की आबादी का शहर है, तो ना फाइनेंशियल पावर है ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, तो इस तरह से निजाम चलेगा नहीं। अगर मैं गिनवाऊं आपको, वाटर बोर्ड मेयर के पास होना चाहिए, जो कि नहीं है। सीवेज का डिपार्टमेंट, पानी का डिपार्टमेंट मेयर के पास होना चाहिए, वो नहीं है। कचरा उठाने की जिम्मेदारी मेयर की डिपार्टमेंट मेयर के पास होना चाहिए, वो सीएम ने अपने पास रखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट मेयर के पास होना चाहिए, वो सीएम ने अपने पास रखा हुआ है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मेयर के पास होनी चाहिए, वो सीएम का है। मास्टर प्लान कराची का मेयर के अंडर में होना चाहिए, वो सीएम साहब ने अपने पास रखा हुआ है। मैं क्या करूं? आप बोलोगे इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? ये भी सही, ये सवाल होता है, आज इसका जवाब भी दे दे, मुझे फिर ब्रेक लेनी है। वसीम साहब जी, वसीम साहब जो आपने खुद ही कहा कि ये सवाल होता है जी इस्तीफा क्यों नहीं देते थे, यही सवाल है आखिरी। तो पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करूंगा कि मिल के बैठ जाएं, कोई प्लान कर लें कराची। जी जी वसीम साहब, अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है, चलें, बहुत शुक्रिया
बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, जिन्होंने खुद ही आखिर में जो सवाल उठा दिया, वो कहते हैं जिस पर लोग पूछते हैं जब मैं ये बातें करता हूँ जी इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वज़ीर-ए-आज़म की उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात और पंजाब में क्या हलचल हो सकती है, और चेयरमैन नैब के इख्तियारात पर आज खुद नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ब्रेक के बाद बात होगी। अब पता चला। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फिर लाहौर में हैं और जब भी वो आते हैं तो कुछ ना कुछ हलचल मचती है, कुछ मुलाकातें होती हैं, लेकिन बहुत से लोग बात कर रहे हैं पिछले कुछ अर्से में, अब भी ये परवेज़ इलाही साहब की तरफ से आ गया कि अगर बुज़दार को हटाया गया तो उम्मीदवार वो होंगे। बाबर डोगर साहब क्या खबर है इस दफ़ा भी? ये तो मुझे लग रहा है बुज़दार साहब फ़िलहाल इस हफ्ते तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन ये जो शराब के परमिट का मामला है इस पर इमरान खान साहब से पूछेंगे ये क्या हुआ है, और इस दफ़ा भी जब जाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच सकती है। उसामा साहब, इस पर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दे दी गई है और उनको बताया है कि उस्मान बुज़दार का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा। और ये डीजी एक्साइज जो है उन्होंने उनका प्रीरोगेटिव है, उनका इख्तिकाक है कि वो किसी को लाइसेंस का इजरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये है कि जो पहले डीजी चेंज हुए, जो नए डीजी आए थे, उन्होंने वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया था और बाद में वो हाई कोर्ट से रिस्टोर हुआ है लाइसेंस। बाल नैब के पास अपने एविडेंसेस हैं, पंजाब गवर्नमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये तो अब नैब में जाकर ही पता चलेगा कि असल माजरा क्या है, या नैब को सीएम सेटिस्फाई कर सकें या नहीं कर सके। ये तो नैब अथॉरिटीज़ की जब सामने जाएंगे। बाकी आज इमरान खान साहब ने जो MNA से मुलाकात की है वो आज रो पड़े हैं, वो पीट पड़े हैं, चीखें मारी है कि जनाब पुलिस हमारे काम नहीं कर रही, SHOs DSP जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी बात सुनते नहीं हैं, हम पर बड़ा जुल्म सितम के पहाड़ जो है वो गिराए जा रहे हैं। IG भी वहाँ पर बैठे हुए थे, IG के सामने उन्होंने खूब पुलिस के ख़िलाफ़ गिले शिकवे किए हैं। तो जो मेरी इत्तलात है, इमरान खान साहब ने बड़े तहम्मुल से सारे MNAs की बात सुनी है और पुलिस से कहा कि जो जायज़ काम है वो कर दें, नाजायज़ है वो ना करें। इशू ये है कि इमरान खान साहब ने खुद ही कहा था कि पुलिस को डीपोलिटिसाइज होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर नहीं होना चाहिए। और नून लीग के दौर में वो यही सबसे बड़ा उनका गिला था कि नून लीग जो है उसने पुलिस को पॉलिटिसाइज किया हुआ है। तो PTI का तो नारा ही डीपोलिटिसाइज करने का पुलिस का। तो MNAs को ये इस तरह के गिले करने नहीं चाहिए कि कोई SHO जो है वो किसी का ज़ाती मुलाजिम तो नहीं है, ना वो ये उस पाबंद है कि वो किसी के ज़ाती डेरे पर जाकर बैठे हो, वहाँ पर जाकर वो अपना थाना चलाए उसकी MPA या MNA की मर्जी के मुताबिक। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने आज इस चीज़ का सख्त नोटिस लिया है। अच्छा। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से खान साहब जो हैं वो बड़े पर्टिकुलर हैं जी कि इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए। और मेरी इतलात है कि पंजाब में एक एक्सरसाइज हो रही है जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग होंगी, कुछ डिप्टी कमिश्नर चेंज होंगे, कुछ सेक्रेटरीज चेंज होंगे, और इसमें CM का इन्फ्लुएंस बहुत कम होगा, उस्मान बुज़दार का इन्फ्लुएंस बहुत कम होगा। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी को एम्पावर किया जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से ट्रांसफर। यही मामला हुआ, यही तजर्बा हुआ, चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा गया, इनका इन्फ्लुएंस कम हुआ, कुछ देर के लिए वो सस्टेन रहा, उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब तो यही रहे, वो चीफ सेक्रेटरी साहब जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने मैंडेट दे के भेजा था, जिनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM ने मैंडेट दे के भेजा था, और मौजूदा जो IG और जो पिछले आपने चीफ सेक्रेटरी आपको पता ही है, उनके साथ क्या हुआ। कुछ देर तो उन्होंने इनके बंदे साइडलाइन किए, लेकिन इन्होंने उसको सरेंडर नहीं किया, वो सारी कहानी भी चलती रही। अल्टीमेटली ये प्रिवेल कर गए। आप एक ट्रक की बत्ती इत्तेहादियों से मुलाकात है, उसमें आजाद भी है, ये काफ लीग से कोई मामला थोड़े से मेजर आजम सलमान साहब के बाद उनको तब्दील तो करा दिया। बुज़दार साहब ने अभी 2-4 तो डोगर साहब सिर्फ ट्रांसफर किया जो हमने शोर मचाया, और PM साहब उनके घर पहुंच गए, अभी लोधी साहब 2-3 ट्रांसफर। में एक और खबर भी है, आए थे मतलब ऐसे बदनाम ना करें उनको, शदीद नाराज हुए थे कुछ अपॉइंटमेंट जो पंजाब में हुई है, वो कमिश्नर लाहौर की अपॉइंटमेंट हो या 2-3 थी ना, डोगर साहब नाराज हुए थे। अब इस टाइम वज़ीर-ए-आला है ना वो साहब जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है, उनको 2-3 अगर ट्रांसफर कर लेते हैं तो क़यामत तो नहीं आ जाती। आप भी थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, मतलब आप उनको इतना इजी ले ना करें यार। वज़ीर-ए-आला पंजाब है, मजाक ना बनाएं। वज़ीर-ए-आला जो है उसको कुछ मतलब एक कमिश्नर उसने बदल लिया है और 1-2 और ट्रांसफर की, उसके बाद फिर धड़न तख्ता हो गया उन सारों का। मतलब कुछ लोगों ने कमिटमेंट उसने दिया एज CM, कुछ लोगों को एक्सपेक्टेशन है, तो उसको क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं आप तंज करें, आप तंज करें, मैं कमिश्नर नहीं बनवा, वही कमिश्नर
जो पहले उन्होंने लगाया उसको हटा दिया गया, फिर लगाया अभी 2 दिन, जुमा 8 दिन भी नहीं हुए। मैं समझ गया असद खान साहब, अब मामला ये है, एक और नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, करप्शन पर मैं आपको खबर दे रहा हूं, नहीं उनका इख्तियार है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है, ये इख्तियार उनका है, ये हम जहां बैठ चाहे वो करप्ट हो, कौन लगना चाहिए, ये उनका, चाहे करप्ट लोग लगे, चाहे करप्ट लोग लगे, जो पैसे ले, जो रियल एस्टेट वालों से पैसे ले, आपने अरबों रुपया ले, क्या कमिश्नर सरकारी जमीनें 2000 रुपए एकड़ में बेच रहे हैं, करप्ट अगर हैं तो उनके खिलाफ नैब केस बनाए, या हम प्रूफ लेके आना चाहिए। मामला ये है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ होने से पहले ही जब अब मुझे एक बार बता रहे डॉक्टर साहब, बड़ी अहम बात, अब इंतहाई अहम शख्सियत जिनका इस्लामाबाद की एक ताकतवर शख्सियत से बड़ा गहरा तल्लक है, उनके एक भाई हैं, अब पंजाब के अंदर उनका तल्लक है, लाहौर से इधर चल पड़े थोड़ा सा आगे एक जिला आ जाता है जो डिवीजन भी है, वहां पे आप उस शख्सियत के भाई की अगर जमीन के अंदर उसको, क्योंकि हाउसिंग कॉलोनी बनवाना है, 8 करोड़ के फंड अगर एक ही दिन के अंदर पीएनडी मंजूर करके वहां भेज देती है और वो पैसे भी हो जाते हैं और सड़क भी बन जाती है, आपका क्या शख्सियत, अगर वो सीएम कर रहा है तो आपका क्या, तो आप सीएम का उसमें कसूर क्या है? मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, सीएम का तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना। पीएनडी तो सीएम के अंडर आती है ना, तो आप 8 करोड़ चला गया, उसके अलावा और भी है। अगर नैब की बात कर लें, अब वो 8 करोड़ रुपया एक दिन के अंदर सैंक्शन भी होता है, वो चला भी जाता है, वो सड़क बन जाती है उसकी एग्री जमीन में। सर ये तो सीएम के क्रेडिट में जाता है, एक दिन में बजट अप्रूवल हुई, उसी दिन सड़क बन गई। इतना तेज सीएम आपको नहीं चाहिए तो अभी भी अप्रिशिएट तो करेंगे, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ। 8 करोड़ की सड़क बन गई है और अब वो हाउसिंग कॉलोनी के लिए वही भाई जो शख्सियत के ताकतवर, वो भाई कहते हैं आप इसके ऊपर हाउसिंग कराने आपका बाप बनाएगा। ये आप 8 करोड़ की वज़ीर आला की साइड ले रहे हैं या ये आप? मैं नहीं, आप इसमें वज़ीर आला बिल्कुल मासूम है क्योंकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आला का पोस्टिंग के हवाले से ये खबर को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से लीक हुई है, मैं ये भी बता दूं आपको, फिर ना उनके घरे डाल देना क्योंकि उनको एडवर्स आपने सिचुएशन में मामला ऐसा नहीं है। लेकिन हर बात जो नई सड़क बनी है वहां से पता लगा वज़ीर आला की सेब बड़ी कम होगी। अच्छा, और काफी 8 करोड़ एक दिन में चला गया, सड़क बन की रातों रात जमीन के अंदर और हाउसिंग कॉलोनी बनेगी, देखे तो फायदा होगा लोगों का। इमरान खान साहब का विजन है ना कि इंडस्ट्री चलेगी, उन्होंने खुद ही बल्कि कहा था, वज़ीर साहब क्या था कि पाकिस्तान हाउसिंग नहीं वो नहीं, ये तो अभी वैसे वो तो अलग है। उन्होंने कहा था कि ये जो इंडस्ट्रीज है ना आपकी, जो यानी कंस्ट्रक्शन की, जी जी, तो इसलिए उन्होंने जरी जमीन में भी सड़क बना के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी है। जरी जमीन में तो अलाउड नहीं है, नहीं है, एक पर्पस सियासी शख्सियत बेशक है, लेकिन वो सड़क बनी 8 करोड़ लगा, इसका भी और 8 करोड़ चाहिए। चंद किलोमीटर की सड़क है, ये भी बात है, चंद किलोमीटर की सड़क है, उस पर 8 करोड़ रातों रात सैंक्शन हो गया और अब उसके ऊपर वो बन नहीं रही। वो शख्सियत ये कह रही है दबाव डाल रहे हैं, यही काम प्राइवेट में होता है, यही काम प्राइवेट में हो तो आप कहते हैं देखिए जुल्म हो गया, ये काम प्राइवेट में हो तो आप कहते हैं जी जुल्म हो गया, जाती उम्र के लिए बन रही है, और अब हो जाए तो आप कह रहे हैं कि क्या बात है, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए हो रहा है। लेकिन इंप्लीमेंट किया है उस्मान बुज़दार साहब ने, एक रात के अंदर, और शरीफ बरादरान भी यही विजन लेकर सड़क बनाते रहे। बुज़दार साहब ने गलत काम क्या किया, उनका तो अपना भाई भतीजा। अच्छा चले, नैब ने गलत काम क्या किया, भाई भतीजे का नैब पर आ जाते हैं। चेयरमैन नैब के इख्तियारात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अज़गुत नोटिस ले लिया कि किस तरह से जिन लोगों को तैनात किया जाता है वो किस तरह किए जाते हैं। बाबर डोगर साहब बहुत बात ये करते हैं कि जी उस मतलब कॉम्पिटेंट, उतने कॉम्पिटेंट लोग नहीं रखे जाते, लेकिन अब जितने पैसे दिए जाएंगे उस हिसाब से लोग आएंगे। साहब इसमें जो सबसे अहम है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चेयरमैन नैब ने आइन के आर्टिकल 240 और 42 को बलाए ताक रखा। अब 240 आर्टिकल 240 और 42 है क्या? आर्टिकल 240 ये कहता है कि फेडरल सर्विसेज जो हैं, जितनी भी फेडरल सर्विसेज होंगी वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स होंगी उसके लिए कमीशन के जरिए होंगी। पंजाब में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी, सूबों में जितनी पंजाब पब्लिक जो पब्लिक सर्विसेज है उनके जरिए से होनी चाहिए। अब आइन ये कहता है कि इंडिपेंडेंट जो अदारे हैं जो इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं कि वो लोगों की अपॉइंटमेंट कर सकें। नैब चेयरमैन नैब के पास ऐसे वसी इख्तियारात क्यों है कि वो जिसको चाहे दिल करे वो उसको रख लें, चाहे वो स्याह है, वो सफ़ेद है, वो जो भी है। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके अदारों को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आइन ये कहता है कि आपकी अपॉइंटमेंट सर्विसेज कमीशन साहब सुप्रीम कोर्ट की पहले मौजूद है, उसमें छोटा सा उसके अंदर ये है कि ये फेडरल, उन्होंने तो आप देखें ना, इंजीनियर, स्कूल टीचर, स्टोर कीपर, वो डीजीज बने हुए हैं। सर तो मामला ये है कि इस नैब के अंदर तो क्या इससे तवक्को करें हम। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।